हम लोग पढ़ेंगे साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव। और यह एक जटिल चीज है, इसमें ना बड़ी परेशानी होती है। परेशान ऊपर से पहले से ही आप हैं, टाइम के चेंज होने जाने की वजह से तो परेशानी आपकी बहुत बढ़ गई है, ये हम समझते हैं। 9 से 10 टाइम था, 6 से 7 किया गया, 7 से 8 किया गया। और हो सकता है कि इस टाइम में आपका कहीं ना कहीं क्लास होता हो, जो लोग लाइव हैं उनको भी और जैसे भी हैं। 15-20 दिन का बात है, किसी तरह आप लोग मैनेज कर लीजिए। लास्ट 11th है। यदि आप का कहीं क्लास रहता है तो आप वहाँ क्लास कर लीजिए, घर पे जाके आराम से वीडियो देख लीजिए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वही लाइव भी है। ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ लाइव हैं और जो क्लास में आए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं, ठीक है। ठंडा भी बहुत है, इतना ठंडा, सुबह में 6 से 7 आते हैं तो अंधेरा ही रहता है। फिर भी लड़की लोग कुछ आती है तो ठीक है, अब क्या करें। अब हम थोड़ा सा, आप हमको समझने का बस प्रयास कीजिए। हम थोड़ा मजबूर हो गए हैं, इस वजह से आपको या किसी को भी बोलने का थोड़ा मौका मिला है। 20 दिन के बाद एक रत्ती मौका नहीं मिलेगा। एक बार खाली हमको एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाने दीजिए कि हमको करना क्या है। क्योंकि ये सच्चाई है कि अभी हम खुद भी नहीं जान रहे कि हमको क्या करना है। काहे कि जब तक ज्वाइनिंग दे नहीं देता है कि वो फाइनल कॉलेज की किस में दिया है, तब तक कोई डिसीजन, हम हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो तब तक आप पढ़िए इसी टाइम में। ज़्यादा अभी भी देखे कॉल वही उसी से संबंधित बात था। ज़्यादा दूर देगा तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। और यदि नज़दीक दिया तो भी आप लोग को टेंशन नहीं है, आपका क्लास अपने हिसाब से जैसे 7 से 8, 6 से 7 बोले वैसे चलेगा। चलिए आइए देखते हैं अब। चलिए हेडिंग डालिए तो। साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव। साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव। ये क्लास 11th का हिंदी मीडियम चल रहा है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। 2-3 दिन में अब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आप पीएच, पीओएच ये सब समझते हैं, ठीक है। साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव शुरू करें बताना। पहले सुनो अब इसमें। साम्यावस्था पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है, यह थोड़ा सा टफ चीज है। समझने में आपको बहुत परेशानी आ सकती है। कारण है कि थोड़ा मैथमेटिकल चीज है और कुछ बातें 12th से संबंधित हैं। कुछ बात तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला बात, यदि आप इस प्रभाव को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आर्हेनियस इक्वेशन। आप लिखिए तो मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। 12th में जब आप चौथा चैप्टर पढ़िएगा ना, तो चौथा चैप्टर में आपको एक समीकरण के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया अभी आप नहीं समझ पाएंगे। आप सिर्फ इक्वेशन को देख लीजिए, उसी इक्वेशन की मदद से हम आपको समझाएंगे कि किसी पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। समीकरण है log के ई बराबर -डेल्टा एच, लिखते जाइएगा साथ साथ, -डेल्टा एच/2.303 आर इंटू 1/t प्लस log ए। इसी समीकरण को कहा जाता है आर्हेनियस समीकरण। क्या नाम है बाबू इस समीकरण का? आर्हेनियस इक्वेशन। कहाँ पढ़ना है? इन 12th 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। अब हम इसका मदद लेंगे। खैर समीकरण कहाँ से आया ये तो 12th का बात है। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये समझ लें
कि इस समीकरण में आने वाला चीज क्या है। जैसे के ई, बाबू के ई है साम्य स्थिरांक। क्या है ये? साम्य स्थिरांक। ये तो आप जानते हैं साम्य स्थिरांक क्या होता है, पूरा चैप्टर में तो यही केसी के पी चल रहा है ना। डेल्टा एच, इसको बोला जाता है एंथैल्पी में परिवर्तन। एक दिन हल्का सा इस पर चर्चा हुआ था, एंथैल्पी में परिवर्तन। आज फिर हम इसका चर्चा थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आर जो है ना, ये है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक किसको बोला जाता है। टी जो है यह है ताप यानी टेम्परेचर, और ये ए जो आप देख रहे हैं ये है आर्हेनियस कांस्टेंट। इसमें के ई और टी को छोड़कर बाकी चीजों से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, तनी मनी मतलब डेल्टा एच से है, वो हम आपको समझा देंगे। तो अभी आप कुछ नहीं समझे होंगे, आप सिर्फ समीकरण लिखिए, कैसे समझना है वो आप हम पर छोड़ दीजिए, समझना तो है ही और समझेंगे भी। हो गया लिखा हुआ। देखो अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। और एक होता है समतापीय अभिक्रिया, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का ना ही त्याग होता है और ना ही ग्रहण होता है, इसमें ऊष्मा त्याग ग्रहण होता ही नहीं है। ताप का प्रभाव इस तीनों तरह के रिएक्शन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। एक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक पर प्रभाव जो पड़ता है वो उसमें सहायक है, और एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 2-3 दिन से भूखे हैं और कोई आदमी आपको खाना लाकर दे रहा है, तो बताइए कि ये चीज आपके पक्ष में है या आपके विपक्ष में? पक्ष में है। एक दूसरा सीन क्रिएट करते हैं, एक परिकल्पना को सिर्फ समझिए कि कोई एक ऐसा दिन था जिसमें 4-5 जगह भोज था, सब में आपको जाना जरूरी था और सभी ने आपको कुछ कुछ खिला दिया, यानी आप बिल्कुल यहां तक खाए हुए, मतलब मुंह नीचा करेंगे तो गिर जाएगा, 2 रसगुल्ला टोहल जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट। अब बताइए कि इस सिचुएशन में आप किसी जगह जाइएगा, कोई आपको कहे, मतलब छठा जगह गए, मान लो हमरे घर पर आया, हम बोले आज थोड़ा खिलाइए हम छोड़ेंगे, बताइए ये आपके पक्ष में है? गलती से कुछ भी मुंह में डालेंगे जो हो पेट में वो फेंक देगा, यानी ये चीज आपके विपक्ष में हो गया। और एक तीसरा कंडीशन है कि आप फास्टिंग में हैं, आप उपवास किए हुए, तो आपको खाना से कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें खाना दें या नहीं दें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि हमको खाना नहीं है, क्योंकि खाना से उस दिन आपको मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई होता है आज के क्लास पर, आप ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यदि आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझ के, और कंप्लीटली मैथमेटिकल एप्लीकेशन पर समझने का चीज है, इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता है समझना। तो चीजों को बारीकी से समझिएगा, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम आपको कह क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आप यहां तक लिख चुके हैं? अब एक चीज सुनिए, ए एक स्थिरांक है, इसको ताप से कोई लेना देना नहीं है, ताप के बढ़ने या घटने से ए के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर गैस स्थिरांक है, इसको भी ताप के बढ़ने से या घटने से कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच इंथैल्पी में परिवर्तन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का इंथैल्पी का परिवर्तन निश्चित होता है, ये भी ताप के बढ़ने घटने से इसको भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये क्या है? टी टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में टेम्परेचर तो बदल सकता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का
टेम्परेचर कभी 25 डिग्री रह सकता है, कभी 50, कभी 75, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो कहने का ये मतलब है कि ए स्थिर है तो लॉग ए स्थिर रहेगा। लॉग के बारे में 12th में शुरू में आपको बहुत डिटेल में हम बताएंगे। आर स्थिर है, डेल्टा एच स्थिर है। बताइए, ये स्थिर, ये स्थिर, ये स्थिर, इस सब पर ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने का सीधा असर किस पर पड़ेगा? के ई पर। के ई पर टी, टी बदलेगा तो यही ना बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि साम्य स्थिरांक, कहने को तो स्थिरांक है, लेकिन टेम्परेचर के द्वारा इसके मान को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। और टेम्परेचर के द्वारा चूंकि इसके मान को टेम्परेचर के द्वारा इसके मान को बदला जा सकता है, इसीलिए साम्यावस्था को ताप प्रभावित करता है, नहीं तो प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यह प्रभावित कैसे करता है। तो हम यहां तक लिख चुके हैं आप सभी लोग। एक चीज ध्यान रखेंगे, ए स्थिर रहेगा, आर स्थिर रहेगा, डेल्टा एच स्थिर रहेगा। टी के बदलने से सिर्फ कौन बदलेगा? के, साम्य स्थिरांक। तो हमारे साथ साथ काम करेंगे, लिखेंगे केस 1। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और समतापीय। तो हम सबसे पहले काम करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया पर। लिखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है पता है? यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा ग्रहण होता है अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, अब पहले तुम ये सीखो कि उष्मा शोषी अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका क्या है। कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये पता करना बहुत आसान है कि वो उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है। बर्तन को छू के देखिए, गर्म लग गया तो उष्मा क्षेपी है, और यदि बर्तन ठंडा लग गया, बर्तन ठंडा हो गया तो उष्मा शोषी है। लेकिन कॉपी किताब पर कैसे लिखा हुआ रहता है ये समझिए। जैसे मान लो आप कि ए और बी रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है सी और डी में। ठीक है, यदि ये उष्मा शोषी है तो ए और बी अभिकारक अभिक्रिया करने के दौरान उष्मा को ग्रहण कर रहा होगा। उष्मा ग्रहण कर रहा होगा तो हम यहां पर लिख देते हैं प्लस क्यू कैलोरी। ऐसा कुछ लिख दिए। ठीक है, यानी ए और बी अभिकारक है, सी और डी प्रतिफल है। ये क्यू ना अभिकारक है ना प्रतिफल है, ये क्यू मान है ऊर्जा का, मतलब कितना उष्मा वो ग्रहण किया। कितना उष्मा ग्रहण किया? क्यू कैलोरी, कैलोरी मात्रक है इसका। ठीक है, तो आपको यदि इस तरह से कहीं रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहां उष्मा का शोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा ग्रहण कर रहा है तब ये भी रिएक्शन करके सीओडी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, यदि यही क्यू कैलोरी यदि उधर लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया के दौरान उष्मा का त्याग कर रहा है, उष्मा का क्षेपण हो रहा है, नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ये बात समझ में आया सबको? तो हम चाहें तो इसी रिएक्शन को और करके ऐसे दिखा सकते हैं, देखो तो ए प्लस बी कन्वर्ट कर रहा है सी प्लस डी में, और लिख दें माइनस क्यू कैलोरी। बोलिए हाँ या ना। इधर प्लस है तो उधर माइनस। अब और करके इसी को लिखने का एक जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो आपको ज्यादातर मिलेगा बुक में या कॉपी में या कहीं भी आप पढ़ेंगे, तो वो ये है, लिखेगा ए प्लस बी कन्वर्ट होता है सी प्लस डी में, और यहां दे देगा कोमा, समझे? और कोमा देके लिखेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस
या डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, खाली बस इतना लिख देगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच का मान कैसा है, धनात्मक। अब जैसे यहां पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लस क्यू कैलोरी, प्लस क्यू कैलोरी, यदि प्लस क्यू कैलोरी है तो डेल्टा एच का मान धनात्मक ही है ना। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं कि डेल्टा एच के मान के धनात्मक का मतलब क्या है। आप इसको थोड़ा भरवली समझिए। मान लो ए कन्वर्ट करता है किस में, बी में, और यह भी मान लो कि यह ऊर्जा, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी, यानी ए जो है कुछ मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण करेगा तब जाके ये बी में बदलेगा। क्लियर है ये। अब आप ये बताइए कि ए की शुरू में अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, ये कुछ ऊर्जा को ग्रहण किया तब जाके ये किस में बदला, बी में, तो ए ही ना बदला बी में, तो ए का जो अपना ऊर्जा था वो तो खैर बी में गया ही, और जो क्यू कैलोरी ऊर्जा ग्रहण किया वो भी ना बी में चला गया, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यदि अवशोषण हुआ है तो निश्चित है कि वो बी में जमा हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं। अब बताइए किसकी अपनी ऊर्जा ज्यादा होगी, ए की या बी की, बी की ऊर्जा ज्यादा होगी, तो बी के ऊर्जा में से ए की ऊर्जा को घटा दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा एच। तो बी की ऊर्जा ज्यादा, ए की ऊर्जा कम, तो ज्यादा में कम को घटाएंगे तो बताइए वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा कितना पॉजिटिव मिलेगा, जितना ये ग्रहण किया होगा, हाँ या ना। यदि ए बी में बदलता और ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता तो जो ऊर्जा ए की होती वही ऊर्जा बी की होती, दोनों को घटाते तो आ जाता जीरो। ये क्यू कैलोरी ऊर्जा ग्रहण किया तो क्यू कैलोरी से ही ऊर्जा इसका बढ़ा होगा, तो डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा, प्लस क्यू कैलोरी। अब समझ में आया कि ये कैसे डेल्टा एच का मान हम पॉजिटिव लिखे। डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव होता है जब अभिक्रिया कैसा हो, उष्मा शोषी। तो हम यहां पर लिख दें डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पहले आप ये बताओ कि इसको समझने में किसी को कोई परेशानी भी है। अब समझ में आया कि डेल्टा एच कैसे पॉजिटिव निकला। डेल्टा एच जब भी निकालते हैं तो प्रोडक्ट के ऊर्जा में से रिएक्टेंट के इंथैल्पी को घटाना होता है। हालांकि ये थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा ज्यादा क्लियर समझेंगे, अभी मोटा मोटी आप इतना समझ के इस चीज को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, तीनों तरीका में से कोई तरीका लिख दे, समझ लीजिए कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। आप भी यहां तक लिख लीजिए। तो जो भी लोग हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आपको क्या दिक्कत है। हम आपके कमेंट को सामने देख रहे हैं, स्क्रीन सामने लगा हुआ है जिस पर आपका पूरा कमेंट दिख रहा है। राजेश राज, सम्राट अभिषेक, अमन रॉय, एमडी रियाजुल, सिद्धार्थ आर्या, सचिन कुमार। हो सकता है कि किसी के नाम को पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी हो, चुकी स्क्रीन दूर में है और लेटर छोटा छोटा है तो देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ये सब तरीका क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया को लिखने का तरीका। इतने तरीके से उष्मा शोषी अभिक्रिया को लिखा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। चलिए इसको हम स्लाइड करें ऊपर। अभी आप समीकरण क्या लिखे थे पीछे, वी नो दैट, क्या था बोलो, लॉग के ई बराबर, आप के ई की जगह के सी भी लिख सकते हैं। अरे के ई न के सी है, के ई बराबर बताओ क्या, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। ये समीकरण आप जान रहे हैं, पीछे 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। जरा बताओ तो, आप उष्मा शोषी के लिए ना काम कर रहे हैं, उष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है, हाँ या ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लॉग के ई बराबर माइनस प्लस डेल्टा एच। अरे प्लस में तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, प्लस खाली ले लिए, प्लस बटे 2.303
आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली समीकरण वही रह जाएगा ना जो पहले था, लॉग के बराबर माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। बोलिए यही ना समीकरण रह जाएगा। लेकिन यदि डेल्टा एच का मान निगेटिव हो जाता, जो कि अगला केस है, तब बताइए समीकरण बदलता कि नहीं बदलता? तभी माइनस जानते हैं क्या हो जाता, प्लस। तो उसका वो तो केस दूसरा होगा, तो उसमें देखेंगे, अभी हम इसको देख रहे हैं। यहां तक में कोई परेशानी है किसी को? उतारो तो, और ऊपर करना पड़ेगा। उतारते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, तो बातें बहुत सारी हैं। सुधांशु युवराज, गुड मॉर्निंग भाई। अभी तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1 से 2 दिन में अब ये चैप्टर जाएगा आपका समाप्त हो। राजेश राय पूछ रहे हैं कि सर पार्टी कब देंगे हम लोगों को? आप लोगों से प्रोमिस किए हुए हैं कि पार्टी देंगे, लेकिन पार्टी देंगे तब जब हम कंप्लीटली ज्वाइन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है कि ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अरे अभी ट्रेनिंग चल रहा है, मेन ज्वाइनिंग है। नियुक्ति पत्र मिलेगा 13 को, और ज्वाइनिंग का जो फाइनल होगा हमको लगता है वो स्कूल अलॉट करेगा 21 को या 20 को। जिस दिन फाइनल अलॉट कर दिया उस दिन आपको एक फाइनल नोटिस मिल जाएगी आपके फीस से संबंधित। टाइम तो फिक्स यही है, यही रहेगा। और ये भी मिल जाएगी कि हम जॉब करेंगे या नहीं। अब इससे ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मान लीजिए कि नौकरी ज्वाइन नहीं करें, आप पार्टी दे दें, तो हम तो मंगनियम ना, हमको हानि हो जाएगा रे। तो जब तक हम कंप्लीटली श्योर नहीं हो जाएंगे कि हम उसमें जुड़े हैं, तब तक पार्टी नहीं देंगे, और सबको मिठाई खिलाएंगे पक्का। और 12th में जाइएगा ना, 12th का पहला या दूसरा क्लास होगा, उसी में हम आपको मिठाई खिला देंगे, ताकि जो छूटा हुआ भी है कोई बाद में ये ना कहे कि मिठाई नहीं खिलाए। तो आप निश्चिंत रहिए, मिठाई आपको खिलाएंगे। लेकिन थोड़ा हमको इंतजार करने दीजिए। कोई भी चीज़ हड़बड़ी में करना उचित नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखेंगे, हम पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। हम आपका टाइम कोनो हाल में चेंज नहीं करते, यदि मेरा टाइमिंग उधर स्कूल में मैनेज हो जाता तो। लेकिन नहीं मैनेज हुआ तो मजबूरी में टाइम चेंज करना पड़ा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो गया, लिख ली। आगे बढ़े ना। अब आप जरा बताइए कि अभी जो समीकरण था, सुनिएगा ध्यान से। अभी जो समीकरण था वो समीकरण क्या था? ए प्लस बी कन्वर्ट करता है सी प्लस डी में। अब असली खेल यही है। जो यहां समझ गया वो सब कुछ समझ गया। इसलिए अगला 5 से 7 मिनट खूब ध्यान दीजिएगा, खूब माथा दौड़ाइएगा। जो बोले इमेजिनेशन के लिए कि आप इस चीज की कल्पना कीजिए, आप कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ए प्लस बी सी प्लस डी है, और यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये उष्मा ग्रहण करेगा तब सी प्लस डी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ये? क्योंकि पूरा का पूरा वही केस ही चल रहा है। अब आप बताइए कि ये अभिक्रिया यदि कहीं हो रही है, तो मान लीजिए कि ये अभिक्रिया 25 डिग्री सी पर हो रही है। कितना डिग्री सी पर? 25 डिग्री सी पर। 25 डिग्री सी पर जब ये अभिक्रिया हो रहा था, तो ये अभिक्रिया होते 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 साम्य अवस्था पर पहुंच गया। ये अभिक्रिया साम्य अवस्था को हासिल कर चुका है। साम्य अवस्था को यदि ये हासिल किया है, तो हम Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बोलिए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? और हम
25 डिग्री सी पर सी का सांद्रण, डी का सांद्रण, ए का सांद्रण, बी का सांद्रण सब रखेंगे तो केसी का मान आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए आप कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी जब रखे तो केसी का मान आया कितना, 5। ये मान लीजिए। अब हम आपसे कहते हैं कि यदि हम इस रिएक्शन के टेम्परेचर को 25 से बढ़ाकर कर दें कितना, 50, यानी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी टेम्परेचर को कितना कर दिए, 50। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, एक मिनट, टेम्परेचर के बढ़ने से ए नहीं बदलेगा, आर नहीं बदलेगा, डेल्टा एच नहीं बदलेगा, यानी जो जो स्थिर रहेगा उसको पहले आप घेरिए। ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, तो टी के बढ़ने से कौन बदलेगा, के बढ़ेगा घटेगा बाद में। पहले आप ये बताइए कि टी यदि बढ़ेगा तो सीधा असर पड़ेगा किस पर, के पर। अब हम ये देखते हैं कि के पर जो असर पड़ेगा वो किस तरह का असर पड़ेगा, मतलब वैल्यू बढ़ेगा या वैल्यू घटेगा। जैसे अभी आप देखिए टेम्परेचर 25 से 50 कर दिया, तो हो सकता है कि 5 से वैल्यू बढ़ जाए या 5 से घट जाए, या हो सकता है कि 5 ही रह जाए। तो ये हम अभी चेक करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि 5 नहीं रहेगा, ये बात स्पष्ट है कि 5 नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तुरंत हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बदलने से के का मान बदलेगा। टेम्परेचर बदल गया तो के या ये जिसको आप केसी कह रहे हैं वही ना के है। तो टेम्परेचर बदल गया तो निश्चित है कि के का मान 5 नहीं रहेगा। तो एक बात तो गया। अब हमको देखना है कि वैल्यू 5 से बढ़ के 6 हो जाए, या तो बढ़ के 6 हो जाएगा या घट के 4 हो जाएगा। तो हमको अब असली यही खेल समझना है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो जरा देखिए इसका क्या तरीका है इसको समझने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर हैं अभी आप, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। अब ये एक डाटा हम लिखे हैं ताकि आप इस डाटा के माध्यम से साम्यावस्था को कैसे प्रभावित करेगा टेम्परेचर, इसको समझ सकें। तो सुनिएगा। अब पहले आप एक बात बताइए कि यदि हम आपसे लिखें कि x बटे वाई बराबर w बटा जेड, ऐसा लिखें, तो इस समीकरण का यही मतलब होता है ना कि w, यदि y और z इसमें कांस्टेंट हो, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, यदि इसमें y और z कांस्टेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि w के बढ़ने से x बढ़ेगा, w के घटने से x घटेगा, हाँ या ना। ऊपर वाले के साथ बराबर के दोनों तरफ ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ सीधा संबंध होता है, बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। क्लियर है ये? अच्छा, यदि y और w कांस्टेंट हो तब z के बढ़ने से x घटेगा और z के घटने से x बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे, तो उल्टा संबंध हो गया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऊपर वाले के साथ सीधा संबंध होता है, नीचे वाले के साथ उल्टा संबंध होता है। लेकिन जब माइनस साइन लग जाता है तो बात उल्टी पड़ जाती है। जैसे यहां पर ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म में क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब ये है कि यहां पर नीचे वाला यदि बढ़ेगा तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस। यदि ये माइनस नहीं होता तो टेम्परेचर के बढ़ने से के ई घटता और टेम्परेचर के घटने से के ई बढ़ता, क्योंकि उल्टा संबंध है ना। यदि हम के को के ई बटा 1 लिखें तो क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो आप जरा बताइए कि बट्टा के ये ऊपर है और ये बट्टा के नीचे है, तो उल्टा संबंध है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से के ई घटेगा और टेम्परेचर के घटने से के ई बढ़ेगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर साइन क्या लगा हुआ है, ये सब खेल उल्टा कर देता है। नीचे वाले के साथ ऊपर नीचे वाले के साथ सीधा संबंध हो जाता है और ऊपर ऊपर वाले के साथ उल्टा संबंध हो जाता है। तो यहां से हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा, सीधा संबंध है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो के। तो स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि इसका वैल्यू 5 से जो भी होगा 5 से ज्यादा होगा। मान लीजिए कितना हम ले लेते हैं, 7। इस समझ में आया कि हम
क्यों 5 से ज्यादा लेने के लिए मजबूर हैं? क्योंकि हम इस समीकरण में देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से के ई बढ़ेगा, और इसका सिंपल रीजन है। आप ही सोचिए ना कि माइनस लगा हुआ है, आप नीचे में जितना ज्यादा बड़ा संख्या लेते जाएंगे वैल्यू उतना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि यही अभिक्रिया जिसके केसी का मान पहले 5 था, अब उसी अभिक्रिया के केसी का मान 7 हो गया। खाली किए क्या, टेम्परेचर को 25 से बढ़ाकर 50 कर दिए। अब जरा बताइए कि पहले जब हम इस कैलकुलेशन को किए तो हमको केसी का मान आया कितना, 5, और 50 डिग्री सी पर जब इसी कैलकुलेशन को किए तो मान कितना आ गया, 7। इसका मतलब है कि पहले की तुलना में ऊपर वाला गया होगा बढ़ और नीचे वाला गया होगा घट, तब ना वैल्यू बढ़ा। ऊपर वाला बढ़ा होगा, नीचे वाला घटा होगा, तब ना ओवरऑल वैल्यू बढ़ा होगा। तो ऊपर वाला बढ़ा यानी सी और डी की मात्रा बढ़ी और ए और बी की मात्रा, तो ये तो तभी संभव है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ हो। यानी इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप इसको उष्मा देते गए होंगे वैसे ही ये उष्मा को ग्रहण करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता चला गया होगा। इसका सीधा मतलब है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो केसी का मान बढ़ जाता है और अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्रगामी दिशा में होने लगती है। यानी इस अभिक्रिया के लिए ताप सहायक होता है। यानी आप इस तरह की अभिक्रिया को में ताप यदि देते हैं तो ये अभिक्रिया को फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। जैसे आप यदि 3 दिन के भूखे हैं और आपको कोई खाना दे रहा है तो वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है, वो आपके पक्ष की बात कर रहा है। आई बात समझ में? तो यही असर, बताइए असर पड़ा कि नहीं? पहले साम्य अवस्था हासिल था, अब टेम्परेचर बढ़ाया बस गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो सबका सांद्रण भी बदल गया होगा। केसी का मान बदला है तो निश्चित है सबका सांद्रण भी बदल गया होगा। तो फिर से दोबारा नया सांद्रण निकलेगा साम्य अवस्था पर, क्योंकि केसी का मान ही बदल गया। आप इससे पहले कभी देखे थे कि केसी का मान बदला हो? केसी का मान इससे पहले कभी नहीं बदला था। केसी का मान सिर्फ ताप से ही बदलता है। बाद में देखेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यह समझ में आया कि कैसे ताप प्रभावित कर दिया इसको। तो अब आप लिखना शुरू कीजिए। तो कहां तक लिखे हैं? ये हो गया है, ये हो गया है तो इसको उतारिए। तो अच्छा, ये जो समझ लिया वो समझो अगला दोनों समझ गया। अगला दोनों में कुछ हो नहीं है, मेन यही समझना था। क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया, इसका एकदम उल्टा बात होता है वहां पर। तो इसको पहले लिखिए। तो आप इसको लिखिए और स्टेटमेंट लिखिए। स्पष्ट समझ में आया कि कैसे कैसे हम बोले हैं? टेम्परेचर बढ़ा, केई बढ़ा, मतलब केई या जिसको आप केसी कह रहे हैं, केसी बढ़ा। केसी ये तभी बढ़ेगा जब ऊपर वाला बढ़े नीचे वाला घटे। ऊपर वाला तभी बढ़ा जब प्रोडक्ट बढ़ा। प्रोडक्ट तभी बढ़ेगा जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी पहले साम्य अवस्था पर था, जब ताप दिए बस ये चलने लगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब डिस्टर्ब हुआ अब समय अवस्था। उतारेंगे। हमको भी जो है ना श्राप मिला हुआ है, समझा? हमारे साथ यदि अच्छा होगा तो भी लोग हमारा शिकायत करेंगे, हमारे साथ बुरा होगा तो भी लोग शिकायत करेंगे, और हमारे साथ यदि कुछ नहीं भी हो तो भी लोग शिकायत करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि हम +2 के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते थे। आज सरकारी मोहर लग गया कि हाँ +2 के आप केमिस्ट्री के टीचर बन गए। 2-2 एग्जाम क्वालिफाई करके हम वहां तक पहुंचे। अब भी लोगों के मन में पता नहीं उल्टा सीधा चलता है, और जो चलता है वो दूसरे लोग, कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इसके बारे में लगातार बोलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नाम के टीचर हैं। पढ़ाई पढ़ा देना अलग चीज़ है और संस्कार देना एक अलग चीज़ है। आपके एज में पढ़ाई से ज़्यादा आपको संस्कार की ज़रूरत है। टीचर ही दिन रात झूठ बोलेंगे, फेंकते रहेंगे बैठ के, तो आप क्या ही सीख लीजिएगा उनसे। और विडंबना यह है कि कुछ लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। हमारे साथ जो भी बात होता है हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि क्या चल रहा है। हमको आप बहुत रेयर ही देखे होंगे स्लिप ऑफ टंग, मतलब कभी कुछ बोला गया हो, अदरवाइज हम झूठ नहीं बोलते हैं।
जो भी होता है स्पष्ट बोल देते हैं, ताकि आप हमको जानिए, आपको हम जाने, सिस्टम अच्छा चलता रहेगा। अब मान लीजिए आज हम कुछ उल्टा सीधा अभी जैसे मान लीजिए कि झूठे हल्ला कर देते कि हमको नौकरी हुआ है, +2 में केमिस्ट्री में हुआ है, आप जान जाइएगा, बताइए कल ग्रेड में हम मुंह उठाने के लायक रहेंगे? लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कई तरह का झूठ बोलते रहते हैं और आराम से इज्जत के साथ जीते रहते हैं। और ऐसे लोगों को की नाम लेने की हमारे ख्याल से यहाँ जरूरत नहीं है। हम लाइव क्लास में बोल रहे हैं, ये भी हमारी गलती है, हमको नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि आपको समझना और समझाना दोनों जरूरी है, कि आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, नहीं तो आप अपना कैरियर खराब कर लीजिएगा। हमारा कैरियर तो बन गया और बन ही जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जो कहते हैं उसी पर हम रहेंगे और आपको परेशान नहीं होना है। कहीं भी ज्वाइनिंग मेरा दूर में देगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आपको एकदम कंफर्म कर रहे हैं। और अगल बगल यदि 10-12 किलोमीटर में देगा तो आपको पढ़ाने में कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि 9 बजे से स्कूल होगा, 6 से 7, 7 से 8 चलेगा बैच। इंग्लिश मीडियम का देखेंगे शाम में चलेगा, या उसका देखेंगे क्या हिसाब किताब है, आपको तो डिस्टर्ब कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित, टाइम से संबंधित, फीस से संबंधित, या और भी किसी तरह का, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे। आपको जो लोग मोटिवेट करते हैं ना, मोटिवेट उसको नहीं करते, उसको डीमोटिवेट करना होता है। एक्चुअल में दिक्कत क्या हुआ है ना, कि इस एरिया में किसी को हुआ नहीं है बीपीएससी में। सब लोग वो हैं जिनका या तो एज एक्सपायर कर गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम दिए पास नहीं हुए लेकिन बोलते नहीं है। कब क्या बोलेंगे लास्ट से कि हमको नहीं हुआ है? तो ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों की एक लॉबी तैयार हो गई है, एक ऐसी लॉबी तैयार हो गई है जिसमें हम अकेले पड़ गए, बाद बाकी सब लोग एक तरफ हो गए। क्योंकि हम अकेले इसलिए क्योंकि वो हम ही को हुआ है और किसी को हुआ नहीं इस एरिया में। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या है कि ऐसे लोग ऐसा ऐसा प्लानिंग तैयार करते हैं जो हमको डिस्टर्ब करने का दिमाग में रख के। तो आप यदि सही हैं तो हमको डिस्टर्ब करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है धरती पर, समझ गए? आप यदि हमको समझते हैं तब, और नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे धीरे धीरे। लिखिए तो नीचे रो देंगे, लिखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया में, उष्मा शोषी अभिक्रिया में जब ताप बढ़ाया जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप के बढ़ाने से, उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप के बढ़ाने से साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। साम्य स्थिरांक किसको बोलते हैं? वही केसी या के ई को। साम्य स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया, जिसके कारण अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में, जिसके कारण अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में होने लगती है, जिसके कारण अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि, इसी में लिखिए, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप सहायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप सहा सॉरी सॉरी ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, आप कहीं ऊष्माक्षेपी तो नहीं लिख लिए हैं? अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप सहायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ताप सहायक होता है।
अब बस 2 मिनट में केस 2 खत्म हो जाएगा। लिखिए तो केस 2। अब इसको समझाना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी समझे हुए ही हैं। देखिए कैसे केस 2 लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा ना जी। अच्छा यहां पर देखो तो ये जो माइनस क्यू था ये प्लस क्यू हो जाएगा, और ये जो डेल्टा एच प्लस था ये माइनस हो जाएगा। हाँ या ना? चलिए वहां से लेके यहां तक पहुंच जाइए और लिखिए वी नो दैट। एकदम ताबड़तोड़ लिखिए अब। लिखिए भी और सुनिए भी। किसी भी सोसाइटी में देखो टीचर को हमेशा कोऑपरेटिव रहना चाहिए। अंट संट बोल के विद्यार्थी को यदि आप भटका रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ही संस्कार खराब है। हम लोग कभी कुछ बोलते हैं तो बहुत जब मजबूर हो जाते हैं तब बोलते हैं। ऐसे देखते हैं किसी का शिकायत या किसी के बारे में हम कुछ बोलते हैं। कल सुनने में आया है कि सब लोग मीटिंग किए हैं और मीटिंग का एक ही मुद्दा था, हम, कि उस आदमी को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। अब बताइए कोई बात हुआ? एक कोई बात है रे? लेकिन हमको इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दो चार गो ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और हो सकता है कि वो हमारी बातों से सहमत ना हो, क्योंकि गलत चीज़ें दिमाग में जब सेट करने लगे ना लोग तो जल्दी सेट हो जाता है, और सही चीज़ों को सेट करें तो जल्दी सेट नहीं होता है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझेंगे। क्या यहाँ तक आप लिख चुके हैं? तो ये इक्वेशन लिखिए, फिर से यही इक्वेशन लिखिए। एक एक चीज़ देखो तो, तुम अभी क्या क्या लिखेगा सुनो पहले। वी नो दैट ये इक्वेशन होता है, लेकिन डेल्टा एच क्या हो गया? माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो समीकरण चेंज हो गया, नहीं हो गया चेंज? अब देखो टेम्परेचर के बढ़ने से के ई घटेगा और टेम्परेचर के घटने से के ई बढ़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्या हो गया? माइनस। अब सीधे उल्टा बात होगा वहां। पहले पहुंचो यहां तक, पूरा उतारना पड़ेगा आपको टोटल। राजेश राज बोल रहे हैं वहां पे सब टीचर के दिमाग में क्या लिखे हैं, थोड़ा देखते हैं। वहां पे सब टीचर के दिमाग में पता नहीं कुछ आ नहीं रहा है। कोई एक आदमी और कमेंट कीजिए तो वो कमेंट ऊपर आ जाएगा तो दिखेगा, विजिबल नहीं हो रहा है कमेंट। मोबाइल पर आ गया होगा। वहां पे सब टीचर के दिमाग में जेलियस आ गया है। आपको जॉब हुआ है तो ये तो ह्यूमन नेचर है बाबू। किसी को हुआ नहीं, हमको हो गया तो समझता है कि ये बगुला है, हम लोग कौवा है। जेलियस तो होना ही है, और कोई बात नहीं है। और जानते हैं ऐसे लोगों का कोई इलाज भी नहीं है, ये लोग मानसिक रोगी होते हैं। तो ऐसे रोगी हैं यहाँ पर कुछ लोग, सब लोग तो नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं। होने दीजिए। दूसरे की बीमारी से हमको क्या लेना देना है, वो ना अपना इलाज कर पाएगा। चलो इधर देखो। अच्छा यही सब बात थोड़ा स्पष्ट वे में हम बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। बुरा लगता है तो कहाँ गलत बोले भाई, हमको सामना सामने आके कहो कि आप इस जगह पे गलत हैं। हम गलत होंगे तो आपसे माफी मांग लेंगे। हमारे दिमाग में कोई अभिमान थोड़ी है। चलिए इधर देखिए। ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन 25 डिग्री सी पर हुआ, केसी का मान ये लिखेंगे। मान लीजिए कि 25 डिग्री सी पर केसी का मान क्या आ गया? 5। 25 डिग्री सी पर कितना आया? 5। अब टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के का मान घटेगा, तो घटेगा तो निश्चित है कि ये 4 हो जाएगा। अच्छा यही मान उलट फिर होके इसको घटाया है, तो ये पहले ज्यादा था बाद में हो गया कम, तब तो ये तभी ना संभव है जब ऊपर वाला घटा हो नीचे वाला बढ़ा हो। ऊपर वाला घटेगा तब जब सी और डी घटे और ए और बी बढ़े, यानी रिएक्शन भागा किधर? बैकवर्ड में। यानी आप टेम्परेचर दे रहे थे, ये उल्टा डायरेक्शन में भाग गया कि हमको टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम चले। कुछ ऐसा ही ना हुआ।
आप ही सोचिए ना कि अभिक्रिया भी उष्मा दे रहा है और आप कह रहे हैं कि बेटा हम तोरा उष्मा देंगे, इसका मतलब आप अभिक्रिया के विपक्ष में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो उष्मा दे रहा है तो आप उससे उष्मा ग्रहण कीजिए। पानी की धारा उधर से आ रही है तो इधर लेने वाला चाहिए, तब ना धारा बढ़िया से चलेगी। उधर से भी धारा आ रहा है, इधर से भी धारा देंगे। आप भर पेट खाना खाए हुए हम और ऊपर से खाना खिलाएं आपको, ये आपके लिए बढ़िया बात है? बस एग्जैक्टली यही है, भाग जाएगा। इसको उतार लीजिए। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर 12th का क्लास चल रहा है। नहीं बाबू, 12th का क्लास, सभी क्लास ओवर हो गया है, सबका सिलेबस खत्म है, क्रैश कोर्स खत्म है, उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। लोग यहाँ आके टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। ये 11th हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है। क्या यहाँ तक आप लिख चुके हैं? इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताओ तो? इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो तुम? सुनो इधर, सुनो इधर, स्टेटमेंट हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा खुद से। उसी का उल्टा बात है, निकालो तो जो स्टेटमेंट पीछे लिखा हुआ था। आप लिखे हैं उसमें उष्मा छेपी भी, उष्मा शोषी था ना। हम लिखेंगे, सुने सुनो इधर, सुनना ध्यान से सुनना, उधर देखना भी उसको कॉपी को। हम इसमें लिखेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया में ताप के बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया पश्चगामी दिशा में होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए ताप सहायक नहीं होता है। क्या आप ये लिख सकते हैं खुद से? तो केस 3 खत्म कर लेंगे। केस 3 लिखो तो फटाफट, इसमें कुछ नहीं है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। केस 3 कन्वर्ट, सुनो इधर, ए प्लस बी कन्वर्ट करता है किसमें? सी प्लस डी में। केस 3 समतापीय अभिक्रिया बोलते हैं इसको। लिखो तेजी में, लिखो नहीं, कुछ सही में 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। समतापीय अभिक्रिया के लिए, समतापीय अभिक्रिया का मतलब जिसमें उष्मा का त्याग या ग्रहण नहीं होता, इसके डेल्टा एच का मान 0 होता है। तो इसके डेल्टा एच का मान क्या है? 0। अब जरा बताइए तो, ये इक्वेशन जो होता है लॉग के सी बराबर माइनस डेल्टा एच बाई 2 पॉइंट, चलिए देखिए, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए, यही ना होता है? जरा बताइए तो, डेल्टा एच का मान 0 होगा तो क्या होगा? ये यदि 0 तो ये पूरा का पूरा 0। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं लॉग के सी बराबर लॉग ए, यानी के सी लॉग को हटा दीजिए तो के सी बराबर ए। अब देखो इसमें कहीं ताप है, इसका मतलब है कि समतापीय अभिक्रिया ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। उसमें ताप बढ़ाते रहिए घटाते रहिए, भदर शून्य बनल रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, समतापीय अभिक्रिया ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। टेम्परेचर से संबंधित एक टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगला दिन टेम्परेचर से संबंधित दूसरा टॉपिक, और वो दूसरा टॉपिक क्या है? केसी का मान बदल गया था ना, तो केसी का मान बदला तो इसका मतलब है कि ए का, बी का, सी का, डी का, सबका सांद्रण बदल गया होगा। तो अब आपको हम निकालने के लिए सिखाएंगे कि वो काम आप कैसे करेंगे। हमको लगता है कि 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और अगला दिन, अब 2 दिन के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में, इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आइए, धन्यवाद। कंटिन्यू रहेंगे 7 से 8 में। अब आपका यही टाइम 7 से 8 रह जाएगा। 1 फरवरी तक 11th और 2 फरवरी से 12th। चाहे हम ज्वाइन करें ना करें, इस सब बैच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्लास लाइव कर लिया कीजिएगा, या बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिए। जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए कि क्लास लाइव चल रही है। यदि 7 से 8 में या 6 से 7 में नहीं आ सकते तो क्लास यूट्यूब पर जरूर कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आगे के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।